नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बीपीएससी जो कि 71st का एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे वर्तमान समय में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सभी क्षेत्रों से जो मॉडल टेस्ट पेपर में होंगे उस प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीपीएससी 71st प्रीलिम्स के लिए मॉडल पेपर 1। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, संविधान सभा की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही किया गया था। अगला कथन है, संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए थे। ये कथन आपका गलत है। थर्ड है, प्रारंभ में संविधान सभा में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी शामिल थे। ये भी कथन सत्य है, लेकिन बाद में कांग्रेस से मनमुटाव के और उनके डिमांड के कारण मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हो जाती है। चौथा कथन है, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रपति का प्रथम निर्वाचन भी किया था। ये भी कथन गलत है। तो कथन दो ही जो है ऑप्शन में सही है, पहला कथन और तीसरा। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 कथन सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों और उनके विषयों का सही मिलान कीजिए। अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है, तो वह संबंध है समानता के अधिकार से। इसी तरह से अनुच्छेद 19 का संबंध है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसी तरह से अनुच्छेद 32 जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका A1, B2, C3 और D4। ये सही मिलान है। दोस्तों यदि आप लोगों को इस मॉडल पेपर को आप PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप सभी लोग इस पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि बीपीएससी में जिस तरह से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस मॉडल पेपर में आपको गणित के जो क्षेत्र हैं जिसमें से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको सॉल्व नहीं करवाया जाएगा। इसमें जो होंगे वह केवल जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड सारे प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, भारतीय मॉनसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है, भारत मॉनसून मुख्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है और यह जून के महीने में भारत में प्रवेश करता है। यह कथन सत्य है। जैसा कि आप भारत का मानचित्र देखेंगे, इस तरह से उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो भारतीय मॉनसून जो प्रवेश करता है वह दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करते हुए उत्तर भारत तक पहुंचता है। तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है, मॉनसून की यह शाखा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर देश में अलग अलग भागों में वर्षा कराती है। ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है, मॉनसून केवल भारत के दक्षिणी राज्यों में वर्षा लाता है, उत्तर भारत इससे प्रभावित नहीं होता है। ये गलत है, क्योंकि यह जो मॉनसूनी क्षेत्र जब भारत में प्रवेश करता है तो दक्षिण पश्चिम से होते हुए अरब बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर भारत में भी वर्षा कराती है। तो कथन 1 और 2 सत्य हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 और 2। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों योजनाबद्ध नगर थे जिनमें ग्रिड प्रणाली अपनाई गई थी। ये कथन सत्य है, क्योंकि हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी तो वहां से जो साक्ष्य मिले हैं वह ग्रिड प्रणाली अर्थात स्क्वायर कट की तरह बने हुए थे, जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण
काटती थी, इसीलिए इसे ग्रिड प्रणाली और यह एक योजनाबद्ध तरीके से नगर बसाया गया था। इसी तरह से सेकंड कथन है, लोथल एक प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था जहां गोदी अर्थात डॉकयार्ड के अवशेष पाए गए थे। यह भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है, सिंधु सभ्यता में लिपि चित्रलिपि पर आधारित थी जिसे अब तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। तो कह रहा है जो लिपियां मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, उसमें चित्र द्वारा लिपि लिखे गए थे, अर्थात पिक्टोग्राफिक चित्र के माध्यम से समझाया गया था। तो ये भी सत्य है, जो कि अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। ये तीनों ही कथन आपका सत्य है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी 1, 2 और 3। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि ये मॉडल पेपर जो आपको करवाया जा रहा है वह दृष्टि के मैगजीन से करवाया जा रहा है। तो कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जिससे आने वाले 71st बीपीएससी एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, 1935 का भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 1, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। यह कथन आपका सत्य है। दूसरा है, इसके तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन को प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया था। यह भी कथन सत्य है। तीसरा है, इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का 3 सूची प्रणाली का आधार वितरण किया गया था। यह भी सत्य है। जिस तरह से अभी देखते होंगे कि केंद्रीय सब्जेक्ट, एक राज्य सब्जेक्ट, इसी तरह से तीसरा जो है वह है समवर्ती सूची। जिस तरह से अभी 3 सब्जेक्ट हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, इसी तरह से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भी केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों को 3 सूची में आधारबद्ध तरीके से वितरण किया गया था। तो आपका कथन 3 भी सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए करवाई थी? तो वह करवाया था दीवान ए बंदगान। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर लागू जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? तो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया गया था उसे अकबर ने समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल काल से संबंधित प्रांतीय सैन्य प्रधान को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था बख्शी मुगल काल में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संधि 1816 ईस्वी में अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत हुई थी? तो 1816 में जो संधि होती है अंग्रेज और मराठा के बीच में, वह होता है नागपुर की संधि। इसी तरह से बड़गांव की संधि देखते हैं तो वह होता है 1789 में। सालबाई की संधि होती है आपके 1782 में और देवगांव की संधि होती है 1803 ईस्वी में। तो ये याद रखेंगे 1816 में अंग्रेज और मराठा के बीच में नागपुर की संधि होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना भारत में सबसे पहले हुई थी? तो वह कंपनी होती है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह 1498 में ही भारत प्रवेश कर जाती है। तो सबसे पहले आने वाली कंपनियों में से पुर्तगाली कंपनियां ही होती है। नेक्स्ट है, 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खान की हत्या कर निम्न में से कौन जो बिहार का सूबेदार
तथा बंगाल का नवाब बना, तो वह है अली वर्दी खान बनता है 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब और बिहार का सूबेदार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जिसे डुरंड रेखा कहा जाता है उसका निर्धारण हुआ था? तो वह काल होता है गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन के समय। तो याद रखेंगे, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही भारत और अफगानिस्तान के बीच मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है जिसे डुरंड रेखा कहा जाता है। और ये रेखा आप याद रखेंगे कि पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का डुरंड रेखा कहा जाने लगा है। अगला प्रश्न है, 1914 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारत में हुए ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वह थे जतरा भगत। ऑप्शन ए जतरा भगत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय होता है? तो प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल अंतिम जो होता है वह होता है लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि याद रखेंगे कि 1857 की जब क्रांति होती है उसी के बाद ब्रिटिश ताज के अंदर में गवर्नमेंट को दे दिया जाता है और 1858 से भारतीय शासन पर ब्रिटिश का हुकूमत चालू हो जाता है और उसी के बाद से गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और इसके जगह पे एक नए पद को निर्मित किया जाता है जिसे वायसराय कहा जाता है। तो पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल जो रहते हैं वह होते हैं लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने किया था इंग्लैंड में। ऑप्शन सी इंग्लैंड में। निम्न में से किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? तो ये कथन है कर्जन का। नेक्स्ट, निम्न में से किसने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले होते हैं सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट, निम्न में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को। परवरा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो वह नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी है परवरा। निम्न में से कौन सा सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है? तो वह ग्रह है बुध ग्रह। हर्षचरित ग्रंथ के लेखक कौन थे जो हर्षवर्धन के दरबार में कभी भी थे? तो हर्षचरित के लेखक जो होते हैं वह होते हैं बाणभट्ट और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं में से संबंधित नहीं है? तो वह जलधारा है कैलिफोर्निया की जलधारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट रूपी भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान। अगला प्रश्न है, विश्व की निम्न में से कौन सी झील कनाडा में स्थित है? तो वह झील है ग्रेट स्लेव झील। विश्व का कौन सा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुरुमंधाता, बी नंदा देवी, सी धौलागिरी, डी मानसलो। तो ऑप्शन में दिए गए अनुसार जो नंदा देवी है वह भारत में स्थित है। ऑप्शन बी नंदा देवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गाम्बिया देश की राजधानी है? तो गाम्बिया देश की राजधानी है ऑप्शन सी बंजूल। बंजूल जो है वह गाम्बिया की राजधानी है।
अगला प्रश्न है, इनकी मृत्यु के बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। यह कथन किसके लिए है? तो यह कथन कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है उसी के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है, भारत का निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए काराकोरम, बी जोजिला, सी पीर पंजाल, डी जलेपला। तो काराकोरम, जोजिला और पीर पंजाल ये सभी जो दर्रा हैं वह जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। जलेपला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोयम्बटूर तथा कोचीन के मध्य के संपर्क मार्ग के रूप में अवस्थित है? तो वह मार्ग है पालघाट कहा जाता है कोयम्बटूर तथा कोचीन के मध्य संपर्क मार्ग को। ऑप्शन सी पालघाट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके मध्य पाक स्ट्रेट अवस्थित है? तो पाक स्ट्रेट जो है वह है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। आप जब भारत का मानचित्र देखेंगे तो तमिलनाडु जो है दक्षिण और यहाँ पे आपका श्रीलंका है। ये जो मार्ग है इसे ही पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के स्ट्रेट को नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है? तो वह नर्मदा नदी से जो संबंधित है वह है धुआंधार जलप्रपात। भूरी क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ पर केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो वह है कासरगोड में। ऑप्शन सी कासरगोड में केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में लागू किया गया था उसके बारे में देखते हैं। तो पहला कथन है, इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार को संदेह के आधार पर गिरफ्तारी और बिना मुकदमा चलाए कैद करने की शक्ति मिल गई थी। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, इस अधिनियम का देशव्यापी विरोध हुआ जिसमें गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ये भी कथन सत्य है, क्योंकि गांधी जी ने पहला देशव्यापी जो सत्याग्रह करते हैं वह करते हैं रॉलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध में ही। तीसरा है, रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दी थी। ये भी कथन सत्य है। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए ही अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं और उसी दौरान 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ये तीनों ही कथन सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी मुंबई में। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? तो सी चेन्नई। अगला प्रश्न है, मेघों से वर्षा उत्पन्न कराने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है मेघ बीजन, जिसे इंग्लिश में क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है? तो दिए गए ऑप्शन में बी जो है प्लास्टिक पदार्थ हुआ जीवाणविक क्रिया के बाद भी नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है? तो ऑप्शन ए डायरिया, बी अमीबा रुग्णता, सी टाइफाइड, डी हेपेटाइटिस सी। तो जो जल से प्रदूषण के कारण नहीं होता है वह रोग है हेपेटाइटिस सी। 42वां प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो सती प्रथा समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान बहुत ही बड़ा होता है। 43वां प्रश्न है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है? ऑप्शन
डी रासायनिक ऊर्जा से शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? तो जो भारत में नहीं है वह है ग्रेट हिमालयन। 45वां प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वह वर्ष कौन सा था? तो 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। 47वां प्रश्न है, लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केरोसिन तेल जो लालटेन की बत्ती में ऊपर उठता है उसका कारण है बत्ती में केशिका क्रिया। ऑप्शन सी, बत्ती में केशिका क्रिया के कारण केरोसिन तेल ऊपर उठता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो ऑप्शन ए अल्युमिनियम, बी चांदी, सी सिलिकॉन, डी सीसा। तो अर्धचालक है वह है सिलिकॉन। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 356 जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र सफल, यहाँ पे याद रखेंगे ये विफल होगा, विफल हो जाता है। तो ये कथन आपका सत्य है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 5 वर्षों के लिए लागू रह सकता है, ये गलत है। तीसरा है, इस अनुच्छेद का प्रयोग पहली बार पंजाब में किया गया था, तो ये भी सत्य है क्योंकि पंजाब में ही सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। ऑप्शन सी 1 और 3 कथन सत्य है। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न, इसमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा डी ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो ध्वनि का वेग जो अधिकतम होगा वह होगा आपके इस्पात में। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। नेक्स्ट, मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जो जाती है वह है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तो बर्फ पिघलने पर आयतन घटता है। ऑप्शन बी आयतन घटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत अपघाटियों के विलयन में से किस को कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो वह घटक है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? तो निम्नलिखित में है ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी रुबिडियम, डी सीजियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी सीजियम। नेक्स्ट है, टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है? तो वह है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को दोहरी नियंत्रण प्रणाली में लाना। अगला है, भोजन के डिब्बों पर टीन से कलई किया गया होता है ना कि जिंक से, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन सी टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो वह है घटपर्णी। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है हिमालय पर्वत का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ है। तो ये सही है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटों के कन्वर्जेंट के कारण ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अगला है हिमालय आज भी निर्माण की प्रक्रिया में है और यहाँ भूगर्भीय गतिविधियाँ निरंतर जारी रहती है। ये भी कथन सत्य है। तीसरा है हिमालय पर्वत ज्वालामुखीय पर्वत श्रृंखला है। ये गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 कथन सत्य है। 63वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट है मानव शरीर का तापक्रम ऑप्शन ए जाड़ों में घट जाता है, बी गर्मियों में बढ़ जाता है, सी ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, डी जाड़ों में बढ़ जाता है। तो मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना तो जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। अगला है डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगला प्रश्न है पायस एक कोलाइडी होता है। तो पायस जो एक कोलाइडी होता है वह द्रव में द्रव का, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, द्रव में द्रव का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली कहा जाता है आपका लाइसोसोम्स को, ऑप्शन ए लाइसोसोम्स। नेक्स्ट है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है आपके मुख गुहिका से, ऑप्शन बी मुख गुहिका से। नेक्स्ट है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होता है? तो वह होता है 15 से 18 प्रति मिनट। नेक्स्ट है पित्त रस निर्मित होता है। तो पित्त रस निर्मित होता है आपके यकृत में, लीवर। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाय पर एकाधिकार होता है उसको खो दिया जाता है 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है, उसके तहत ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का चाय पर से भी एकाधिकार खत्म कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो सही आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली सदस्यों का। अगला प्रश्न है भारत के जलवायु के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है जो ग्रीष्म, शरद, शीत, बसंत, वर्षा और हेमंत ऋतु में विभाजित होती है। ये कथन सही है। दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में अधिकांश वर्षा का कारण बनता है। ये भी सत्य है। तीसरा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली दोनों शाखाएं भारत को वर्षा प्रदान करती है। ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और तीनों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो वह दिनांक है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के संघीय ढांचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत का संविधान संघीय ढांचे को मान्यता देता है परंतु संघ शब्द का प्रयोग करता है। ये कथन सही है। दूसरा है केंद्र सरकार को राज्य की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। ये भी सत्य है। तीसरा है भारतीय संघीय व्यवस्था कठोर संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ये गलत है क्योंकि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वह नम्यता है, अर्थात कठोर और नम्य दोनों इसमें मिला जुला स्वरूप है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु। तो ये तीनों ही जो व्यक्तित्व थे, तीनों ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वह है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन सी, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है? तो वह है 14 दिन पहले। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो नियुक्त किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो यह अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो स्थानीय निकायों का चुनाव करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय नदियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गंगा एक बहुपोषित नदी है जिसमें ग्लेशियर, वर्षा और सहायक नदियों का योगदान होता है। ये कथन सत्य है। दूसरा है, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं। ये भी कथन सत्य है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कथन गलत है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में ना होकर के अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कथन 1 और 2 जो है वह सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्था से जो संबंधित नहीं है वह समिति का नाम है PVN राव समिति, क्योंकि LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति ये सभी जो संबंधित है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति किसमें होती है? तो यह शक्ति होता है भारत के निर्वाचन आयोग के पास। ऑप्शन सी, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था आपके संथानम समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन ए, संथानम समिति। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि? तो मांग जब अर्थव्यवस्था में बढ़ती है तो उसका जो सबसे मुख्य कारण है जिसके कारण से डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वह कारण है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जब हो रही हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी सूचकांक निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। अगला प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था? तो यह किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। नेक्स्ट है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति। ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका आधार जो है वह है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इसी के आधार पर भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। 92वां प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, करों की कमी, बी, मजदूरी में बढ़ोतरी, सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी,
डी मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो इसका जो प्रभाव होता है वह हो जाएगा सी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। नेक्स्ट है किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके क्या होते हैं? तो डिवेंचर धारक उसके होते हैं बी लेनदार। नेक्स्ट प्रश्न है सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन प्रभावित करता है? तो यह करता है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में विदेशी मुद्रा के कोषों का संरक्षक कौन है? तो विदेशी मुद्रा से संबंधित जो भी नियम होते हैं वह भारतीय रिजर्व बैंक इसकी देखरेख करता है। तो इसका संरक्षक हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन होता है 1995 में। नेक्स्ट है एल नीनो किससे संबंधित है? तो एल नीनो महासागर तापमान परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन बी दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो वह समिति का नाम है नीरज कुमार गुप्ता समिति। 100वां प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या मतलब है? तो सीआरआर जिसे कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जाना जाता है, तो इसकी जब वृद्धि होती है तो उसका जो प्रभाव होता है वह होता है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में निम्न में से किस जिले में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य अवस्थित है? तो कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य है बेगूसराय में, ऑप्शन सी बेगूसराय। नेक्स्ट है बिहार राज्य का निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है? तो पश्चिम बंगाल से जो बिहार का जिला बाउंड्री साझा करता है वह जिला का नाम है किशनगंज। जब बिहार का मानचित्र देखेंगे आप तो उत्तर पूरब की साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे किशनगंज का जिला जो है वह पश्चिम बंगाल से बाउंड्री साझा करता है। तो सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। अगला प्रश्न है चक्रवात में हवाएं किस दिशा में घूमती है? उत्तर गोलार्ध में पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका घड़ी की विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है निम्न में से कब बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना होता है 1916 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ये सही है। दूसरा है कुछ संशोधन संसद के साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है संविधान में 3 प्रकार के संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान है, साधारण, विशेष और विशेष प्लस राज्य की सहमति, ये भी कथन सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी 1, 2 और तीनों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने बिहार में निम्न में से किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था मलिक जानी को बिहार का प्रथम सूबेदार। 107वां प्रश्न है दिसंबर 1916 में बिहार राज्य के पटना शहर में निम्न में से किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो वह होता है मजरूल हक के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है 108वां प्रश्न बिहार राज्य में नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना शहर में सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 1840 ईस्वी में। 109वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्न में से कौन सा अधिवेशन बिहार राज्य के बांकीपुर में हुआ था? तो बिहार राज्य के जो बांकीपुर में होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वह होता है 27वां अधिवेशन। 110वां प्रश्न है टर्शियरी क्रम की चट्टानें बिहार राज्य के किस जिले में पाई जाती है?
तो वह जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। बिहार का ये जो मानचित्र देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है ये सभी टर्शियरी क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। 111वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला के रूप में जाना जाता है? तो वह जिला का नाम है गया जी। ऑप्शन बी गया जी। इसे पहले गया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होते हैं? तो कैमूर की पहाड़ी से जो नदी निकलती है वह है सी क्रमनासा नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है? तो वह अभयारण्य है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज अयस्क बिहार राज्य के मुंगेर जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर जिले में पाया जाता है एस्बेस्टस। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल अवस्थित है? तो वह है कटिहार में। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के छठे शिलालेख में इसकी चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो वह समिति है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष के महाजनपदों से संबंधित वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ऑप्शन डी कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में होता है? तो तीसरी बौद्ध संगीति जो आयोजन होता है वह होता है अशोक के कालखंड में। ऑप्शन ए अशोक के टाइम पे। इसी तरह से प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, थर्ड और फोर्थ, ये 4 संगीतियाँ होता है। प्रथम जो होता है वह होता है अजात शत्रु के टाइम पे। इसी तरह से कालाशोक के टाइम पे होता है दूसरी बौद्ध संगीति, और तीसरा हो गया अशोक, और कनिष्क के टाइम पे आपका चौथा बौद्ध संगीति को आयोजन करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी वह क्या कहलाता था? तो उसे अपृहत भूमि कहा जाता था। 121वां प्रश्न है, ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में भूकंप राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत द्वारा चलाया गया था? तो म्यांमार में जो भूकंप से नष्ट होता है उसके राहत कार्यों के लिए ही ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया जाता है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच आयोजित पहले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो उसका नाम है एकीमे। ऑप्शन सी एकीमे। 123वां प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इस वर्ष जो 2025 में बिहार दिवस मनाया गया उसका थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT द्वारा शुरू किए गए समर्थ नामक इनक्यूबेशन कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। 125वां प्रश्न, हाल ही में DigiTech अवार्ड्स 2025 में बिहार के किस संगठन को स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने SpaceX के साथ साझेदारी कर स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है? तो एयरटेल और जियो ने समझौता किया है स्टारलिंक की सेवा
भारत में लाने हेतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, असम सरकार ने हाल ही में मोरान समुदाय को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। दूसरा, मोरान समुदाय केवल असम में निवास करता है और अरुणाचल प्रदेश में इनकी कोई आबादी नहीं है। तीसरा, मोरान समुदाय असम में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। तो इन तीनों ही कथनों में से जो सत्य कथन हो जाएगा आपका 1 और 3। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 और 3 कथन सत्य है। एक 128वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण की मेजबानी की, सत्य है। दूसरा है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, ये भी सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने सांसद भाषिनी पहल के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाल्मीकि महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो यह किया गया पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित की गई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था रचिंद्र रविंद्र को और ट्रॉफी जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में सौर्य वेदनाम उत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया था पूर्वी चंपारण में। 135वां प्रश्न है, हाल ही में सेना प्रमुख ने अग्नि अस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण किस शहर में लॉन्च किया? तो यह किया था गैंगटॉक में। 136वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत और किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई? तो भारत और चीन के साथ में। ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत जेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रैम्प नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो वह संस्करण था 4था संस्करण, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रैम्प के नाम से अभ्यास होता है, नौसैनिक अभ्यास। 139वां प्रश्न है, शिवाजी की प्रशासनिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद बनाई थी, ये सत्य है। दूसरा है, उन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली को मुगल प्रणाली से अलग करते हुए किसानों के अधिकारों को अधिक प्राथमिकता दी थी, ये भी सत्य है। तीसरा कथन है, शिवाजी की प्रशासनिक प्रणाली पूर्णतः धार्मिक पक्षपात पर आधारित थी, ये कथन गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 और 2। दोस्तों, आज के मॉडल पेपर फर्स्ट से संबंधित जो लास्ट प्रश्न है 140वां, वह है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, ना कि विदेशी नागरिकों को? तो ऑप्शन में दिए गए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 29। तो इसमें दिए गए अनुरूप जो सही आंसर हो जाएगा, जो कि केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ना कि विदेशी नागरिकों का, उसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार। ये जो 2 अधिकार हैं केवल भारतीय नागरिक को ही
दिए गए हैं, ना कि विदेशी नागरिकों को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 और 2। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पूरे 140 प्रश्न मॉडल टेस्ट पेपर में सॉल्व किए हैं, जो कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षा बीपीएससी से संबंधित हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।